प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को इस लेक्चर में देखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 16 तक, ये सभी इसके पहले वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ से आप जाके क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन हमें ट्राई करना होगा। ओके, ये वाला है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, मैं वाइट लूँगा, इसको येलोइश करूँगा और इसे थोड़ा सा अलग रंग में करूँगा। ठीक है, ओके, चेंज करता हूँ। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा यही क्रम। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि ये चीज़ सोच के आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। बस आपको कल्पना करना है कि अगर हमारे स्कूल में इस तरीके से किया जाता तो क्या होता। हमको एक पेपर पे सारी चीज़ें बनानी पड़ती थोड़ी सी। अगर जानना है कि कुल कितने पेड़ लगेंगे, उसके लिए हमें हो सकता है एक छोटा सा चार्ट भी बनाना पड़ जाए। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। ये ठीक, हो गया इसको। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कक्षा 1 वाले एक पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे। इस तरीके से नीचे कहाँ तक जाएगा भाई? कक्षा 12 तक। कक्षा 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे। इसमें एक चीज़ और कहा गया है, देखो कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अनुभाग माने पार्ट। कक्षा 1 में मान लो अगर 30 बच्चे हैं तो उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया।
तो 3 अनुभाग हो गया। इसी प्रकार से सभी कक्षाओं को 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ कक्षा 1 वाले कितना पेड़ लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 को 3 भाग में डिवाइड किया गया है और तीनों भाग एक एक पेड़ लगाएंगे, तो टोटल पेड़ कितना आ गया? 3। कैसे पता चला? 3 अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग एक पेड़ लगा रहा है, तो 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार से मैं कहूँगा कक्षा 2 को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया बच्चों को, और वो तीनों पार्ट, तीनों समूह, एक तरीके से मैं कहूँ समूह, कक्षा 2 के 3 समूह हैं, वो तीनों समूह 2-2 पेड़ लगाएंगे। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे? 6। कैसे पता चला? एक तो 3 पेड़ लगा रहे हैं और मतलब 3 समूह है और तीनों समूह कितने कितने पेड़ लगाएंगे? 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो 2-3 6। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कक्षा 3 है, इसमें भी जितने भी बच्चे हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया और हर एक भाग कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा हर एक भाग, और 3 भाग है तो 3-3 9। ये कैसे पता चला? 3 पेड़ लगाना है और क्लास कौन सी है? 3। ठीक है, 3-3 9। ओके, समझ गए? सॉरी, 3 भाग है, कक्षा 3 के 3 भाग हैं और पेड़ कितने लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। जिस क्लास में है उतने ही पेड़ लगाएंगे। कक्षा 1 वाले 1 पेड़, 2 वाले 2 पेड़, 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, और इन सभी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है हर एक क्लास को। इसी प्रकार से नीचे बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इसको मैं यहां पर लिखूंगा ताकि छोटे में चीजें हो जाएं और आप आराम से समझ भी पाओ। ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कक्षा, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मतलब प्रथम कक्षा वाले बच्चे, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सभी को 3 भागों में डिवाइड ही किया गया है। ठीक है, अच्छा, एक लाइन थोड़ी सी और बना ली जाए अगर, तो सुविधाजनक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, ओके, ठीक है, तो कक्षा 1 को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। कक्षा 2 को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। अगर इस क्लास में 30 बच्चे थे तो 10-10 का ग्रुप बन गया। इस क्लास में अगर 15 बच्चे रहे होंगे तो 5-5 बच्चों का ग्रुप बन गया, मतलब 3-3 ग्रुप सब में बना हुआ है। थर्ड क्लास में भी 3 ग्रुप है, इसी तरीके से फोर्थ क्लास में भी 3 ग्रुप है। ठीक है, हर एक ग्रुप को लगाना है पेड़, ध्यान रखना है। तो कक्षा 1 वाले कितने पेड़ लगा रहे हैं? 1 पेड़। सभी ग्रुप 1 पेड़ लगाएंगे, तो टोटल कितना आ गया? 3 एकम 3। कक्षा 2 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे? जिस क्लास में है उतने ही पेड़ प्रत्येक ग्रुप लगाएगा, तो 2-3 6 पेड़ लग जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से कक्षा 3 वालों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और प्रत्येक पार्ट वाले 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो कितने पेड़ हो गए? 9। इसी प्रकार से कक्षा 4 वालों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया बच्चों को, और हर एक भाग 4 पेड़ लगाएगा, तो 4-3 12 पेड़ लगाएंगे कक्षा 12 वाले। इसी तरीके से कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, और यहाँ पर पेड़ों की पेड़ों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि बताओ भैया कुल कितने पेड़ लगे हैं। तुम ध्यान से देखोगे तो
3 पेड़ कक्षा 1 वाले, 6 पेड़ कक्षा 2 वाले, 9 पेड़ कक्षा 3 वाले, 12 पेड़ कक्षा 4 वाले। इसी तरीके से कहाँ तक जाएगी कक्षाएं? 12 कक्षा तक जाएगी। तो मतलब एक समांतर श्रेणी दिख रहा है, ये 4वां पद है, तो बिल्कुल लास्ट वाली जो क्लास है वो 12वां पद हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी 3, 6, 9, 12, इसी तरीके से 12 कक्षाएं होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पदों की संख्या माने n कितना हो जाएगा? 12। प्रथम पद 3, सार्वधातुक डी, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 3। और आपका हमें निकालना क्या है? पूरा योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सूत्र हम यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को लगा दिया जाए। एन की वैल्यू कितनी है? 12/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू ए 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है भाई आपका? 3। ठीक है, इसको काट दो, 2 छंग 12, 3 दूनी 6 प्लस 11 तियाँ 33, 12 में से 1 गया तो 11 तो बचेगा, 11 तियाँ 33। ठीक है, 6 गुणे 33 और 6 39 हो जाएगा। अब 6 से गुणा करा दो, 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 234। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर देखो और बिल्कुल आराम से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस अगर आपको एक सिलेबस के रूप में ये चीज़ न दिया गया होता, आपके घर परिवार में कोई इस प्रकार की चीज़ होती और इसको बताना पड़ता, तो आप क्या करते? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं लगाऊंगा और देखना कैसे होगा। अभी कुछ लिखना नहीं है, बस प्रश्न को समझना है। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 से होते हुए वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने दे दी है। बात समझ गए? इन्होंने कहा है संकेत में क्रमशः केंद्रों ए बी, मतलब केंद्र दो ही हैं, एक तो ए है दूसरा बी, फिर ए फिर बी, वाले अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्त ये वाले, इनकी लंबाई L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 करके L13 तक, क्योंकि कुल कितने हैं भाई? कहाँ गया ये? 0 बनाया गया। कुल लंबाई ज्ञात करनी है प्रारंभ से इतने सेंटीमीटर आगे खींचकर बनाया गया, जबकि आकृति ये है 13 क्रमागत। ठीक है, कितने बनाए गए हैं? कुल 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। अब सवाल को फिर से समझो। इन्होंने ए को बनाया केंद्र, गोला प्रकार को यहाँ पर रखकर एक अर्धवृत्त बना दिया इस तरीके से। फिर बी को बनाया केंद्र, यहाँ पर गोला प्रकार रख के एक अर्धवृत्त ऐसे बना दिया फिर से।
ये कुछ क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त बना दिया गया, फिर बी को केंद्र मान के दूसरा अर्धवृत्त बना दिया गया, फिर ए को केंद्र मानते हुए इन्होंने ये वाला वृत्त बना दिया, अर्धवृत्त, वृत्त नहीं बना रहे हैं, अर्धवृत्त। फिर बी को केंद्र मानते हुए ये वाला अर्धवृत्त बना दिया, फिर ए को केंद्र मानते हुए ये वाला बनाएंगे, फिर से बी को केंद्र मानते हुए अगला बना देंगे। इस तरीके से 1 2 कहाँ गया, अच्छा पहले ये बना फिर ए बना, तो एक अर्धवृत्त ये वाला, दूसरा अर्धवृत्त ये वाला, तीसरा अर्धवृत्त ये वाला, तो पहला अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त और चौथा अर्धवृत्त, ये वाला जो जा रहा है ये पांचवा अर्धवृत्त बनता हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कितने बनाए, टोटल 13 बना दिए हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी हमें लंबाई बताओ। अगर इस पूरे को सीधा कर दिया जाएगा इस तरीके से फैला के, तो कितना लंबा होगा। तो कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार से कोई सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे कोई सर्कल बना हुआ है, अगर हम आपसे पूछें इसकी पूरी लंबाई बताओ, तो क्या कहते हो, परिमाप। अगर यही वृत्त तुम्हारा अर्धवृत्त होता, यही वृत्त क्या होता, अर्धवृत्त होता, तो हम क्या निकालते, अर्ध परिमाप निकालते इसका, है ना, क्या निकालते, अर्ध परिमाप निकालते। तो यहाँ पर देखो ये अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप, तो इंची टेप यहाँ से लगाना शुरू करोगे, और इंची टेप जब यहाँ से लगेगा तो हम नापेंगे भाई इसकी लंबाई, फिर 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 इसकी लंबाई, पूरा नापते चले जाएंगे। तो जाके हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे 13 बार जो घूमा है इसकी लंबाई कितनी होगी। लेकिन ये तो किताब में बना है और सेंटीमीटर वगैरह दे दिया है, तो हम इंची टेप लगा के तो यहाँ नाप नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे। अच्छा दोनों अलग अलग क्यों देख रहे हैं, दोनों अलग अलग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या 0.5 है और इस वाले की त्रिज्या 1 है। जब त्रिज्याएं अलग अलग हो गई तो लंबाई जो अर्ध परिमाप जो है वो भी अलग अलग ही तो आएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए सबसे पहले इस वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे, फिर तीसरे वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे, फिर चौथे वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से आगे वाले का भी ज्ञात करेंगे और एक साथ जोड़ देंगे। अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ये जो अर्ध परिमाप है, जब ए को केंद्र मान के बिंदु बी से लेकर यहां तक खींचा गया, इसकी लंबाई को मतलब अर्ध परिमाप को यल माना गया, और जब यहां से यहां तक खींचा गया तो इस वाले परिमाप अर्ध परिमाप को L2 माना गया, और फिर बी को केंद्र मानते हुए इस बिंदु से इस बिंदु तक खींचा गया तो इस पूरे परिमाप को L3 माना गया, जो कि अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें पूरा 13 फेरों का 13 अर्धवृत्तों का लंबाई निकालना है तो पहला अर्धवृत्त प्लस दूसरा अर्धवृत्त प्लस तीसरा अर्धवृत्त प्लस चौथा अर्धवृत्त, इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, 13 अर्धवृत्त तक जाएंगे और उनको हम जोड़ देंगे। अच्छा, तो अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है ये पता होना जरूरी है। 2 पाई r, ये तो होता है पूरे का, मतलब जिसको हम परिधि कहते हैं, और अर्ध करना है तो आधा कर दो, कट गया, बचेगा क्या हमारा पाई r। चलो ठीक है भैया, मान लिए हम पाई r, तो इसका भी हम लिखेंगे पाई r, इसका भी लिखेंगे पाई r, इसका भी लिखेंगे पाई r। क्या पाई r लिखना सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है?
क्योंकि पहले वाला जो अर्धवृत्त था उसकी त्रिज्या 0.5 है और दूसरा वाला है उसकी त्रिज्या 1 है, मतलब त्रिज्याएं बदल रही हैं। तो जब त्रिज्या बदल रही है हम त्रिज्या को अलग अलग मानेंगे, तो इसको हम कह देंगे R1, इसको कह देंगे R2, इसको कह देंगे R3, इसको कह देंगे R4 और इसी तरीके से R13 तक हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट में जो रहा होगा वो हमारा पाई R13, क्योंकि 13 अर्धवृत्त होंगे तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 13। तो सब में देखो पाई 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 तो सबके लिए अलग नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब नियत मान है ना। तो सब में पाई हमारा क्या हो जाता है कॉमन। जब पाई कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इसी तरीके से करके R13 ये बचेगा हमारे पास। अच्छा सर, तो ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं पूरे सर्पीले आकार का जो ये बन रहा है उसकी पूरी लंबाई निकाल रहे हैं, क्योंकि अर्ध परिमापों को ही तो जोड़ रहे हैं जिससे हमारा ये बना हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर तो पाई की वैल्यू तो प्रश्न में दे दिया कि भाई 22/7, लेकिन R1 R2 R3 R4 इनकी वैल्यू कहाँ है। तो प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ोगे तो त्रिज्याओं 0.5, ये जो जब केंद्र को A माना गया और B से अर्धवृत्त बनाया गया तो ये वाला 0.5 है। अब जब B को माना गया केंद्र तो ये वाली त्रिज्या, ये वाला जब अर्धवृत्त बना तो ये वाला है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें R1 पता है 0.5, R2 पता है 1, R3 पता है 1.5, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और R4 पता है 2, R5 पता है 2.5। जितना लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमें कहाँ तक लिखना है R13 तक लिखना है। कहाँ तक भाई R13 तक। तो इस प्रकार से ये हमारा जाएगा। R13 क्या होगा वो आगे जाके हम देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम बहुत वो नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा आइडिया लग जाएगा। इतना तो पता है कि इसी तरीके से कुल 13 पद हैं अंदर। अब देखोगे तो 0.5 में 0.5 जोड़ा गया 1, में 0.5 जोड़ा गया 1.5, में 0.5 जोड़ा गया 2, में 0.5 जोड़ा गया 2.5 हो गया। मतलब कि D का मान देखोगे इसमें तो कहीं ना कहीं 0.5 निकल के आ रहा है। इसका मतलब सर अंदर जो लिखा हुआ है ये तो पूर्ण रूप से हमारा समांतर श्रेणी बन गया। हाँ, यही चीज हमें यहाँ पर देखना था। तो कितने पद रहेंगे इसमें, कुल 13 पद रहेंगे, क्योंकि पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या, चौथी त्रिज्या, पांचवी त्रिज्या, कुल कितनी त्रिज्या है 13 त्रिज्या है, तो 13 ही पद तो हुआ। हाँ ये बात सही है। इसका मतलब इन सबको जोड़ दिया जाए क्योंकि जुड़ रहे हैं, तो जोड़ दिया जाए, उसके बाद यहाँ पाई से गुणा करा देंगे। ये बात तो सही है। फिर ठीक है, तो हमने यहाँ पे पाई लिख दिया। अब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा, किस सूत्र से सॉल्व करूंगा, एस एन इक्वल टू एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र यूज करते हुए मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, एन क्या है पदों की संख्या, तो कुल कितने पद होंगे 13 पद होंगे, तो 13/2। ठीक है, 2 गुणे प्रथम पद कितना है 0.5, तो 0.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी, एन यहाँ पर हम रख चुके हैं 13, तो 13 माइनस 1। डी का मान कितना है, 1 में से आधा निकालोगे तो कितना आएगा 0.5। तो ये चीज हो गई। अब इसी को हल कर लेना है। 13/2, देखो 13 में से जब 1 निकालोगे तो 12 आएगा, और 12 में से जब 2 कॉमन लोगे और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले मैं उसको बना लेता हूँ आपका 12 गुणे पॉइंट, 1 मिनट, 12 गुणे 0.5। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अभी इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका योग ही निकाल रहा हूँ, इसका पूरा हल क्या होगा उसी को मैं हल कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, 13/2 एज इट इज लिख दिया गया। अब इसमें से भी 2 निकलेगा और इसमें से भी 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो वही 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। यहाँ बचा तुम्हारा 0.5
प्लस 6 बचेगा यहाँ पे और 0.5। ठीक है, ओके। तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा हमारा 13, 0.5 प्लस 6 पंचे 30, तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक, 13 धन 3.5। ठीक, ये चीज हो गया। तो 13×5 = 65, 13×5 = 5, हासिल 6, 13×3 = 39, 40, 45। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया। ये आ गया इस पूरे का योग 45 दशमलव इतना। तो अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे भैया, 45.5। 1 मिनट, 45.5। ठीक है, अच्छा। तो सर प्रश्न में पाई की वैल्यू दिया है 22/7, तो यहाँ रख दो 22/7 गुणे 45.5। इसको काटो 7 सते 49 होता है, 7 छंग 42, 43, 44, 45, 3, 35, 7 बचे 35, एक अंक के बाद दशमलव, 10, 1, 11, 110 होगा, है ना। तो 110 में हो जाएगा तुम्हारा शून्य, और 22 में 6 से जब गुणा कराओगे तो 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13। अब इसी 13 में तुम्हें क्या करना है, एक मतलब 132 में 11 जोड़ देना है, तो 2 1 3, 3 1 4, 1 1, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो गया 143। ये तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये सब क्या था, तो भैया ये सब कुछ खास नहीं था, हमने यही किया है 6.5। जब 5 से 22 में गुणा कराए तो यहाँ पर लिख दिया, और 6 से जब 22 में गुणा कराया तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो वही करके हमने यहाँ कर दिया। तो आप ऐसे करना एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जो जितने अर्धवृत्त हैं इन सबको जोड़ देना है, हमने जोड़ दिया, और हर एक का सूत्र लगा दिया जो कि सेम है, पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमारा आंसर फाइनली आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें कुल कितने लट्ठे हैं भाई, 20। ठीक है, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे। ये जो सेकंड लाइन है तुम्हारी, ये वाली, इसमें कितने हैं, 19। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि भैया उससे अगली पंक्ति में 18 हैं। ये वाले कितने हैं, ये 18। इसमें कुल कितने भैया, 18। यहाँ तो दिखेगा नहीं 18, क्योंकि चलो इस कलर से लिख देता हूँ। इस पंक्ति में कितने हो गए, 18, मतलब 20, 19, 18, और इसके ऊपर कितना आएगा 17, इसके ऊपर कितना आएगा 16। इसी प्रकार से रखते चले जाएंगे, और इन सभी लट्ठों की संख्या जो पूरा रखा जाएगा कितना है, 200। तो पूछ रहे हैं भाई कितनी पंक्ति बनेगी। अच्छा, तो थोड़ा सा विचार करो कैसे हो सकता है। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं, 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, उसके बाद 16, उसके बाद 15। इसी तरीके से रखते चले जाओ, और कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, कितनी, 200। कह रहा ना कुल लट्ठों की संख्या 200। इसका मतलब इन सभी लट्ठों को जब जोड़ोगे तो प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए सर, प्लस करने के बाद आना चाहिए हमारा 200, क्योंकि कुल लट्ठे 200 ही हैं। अच्छा, तो बताओ 200, तो बताओ कुल कितनी पंक्ति बनेगी। तो ये नीचे वाली पंक्ति, इसको अगर हम पहली पंक्ति कहें, और इसको दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, छठवीं पंक्ति, तो इसी प्रकार से कितनी पंक्ति बनेगी,
मान लेते हैं n पंक्तियां बनेंगी, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है महाराज। ठीक है, तो नीचे लिखोगे माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर n। ठीक, प्रथम पद ये 20 हो जाएगा। डी कितना है हमारा, 1, 19 में से सॉरी -1 होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, इसलिए हल करके ही करना है। 19 -20 करोगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलो फिर। अच्छा एक चीज़ और ज्ञात है हमें, क्या, यसियन मतलब कुल लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। तो अब हम सूत्र लगाएंगे और देखेंगे क्या आता है। सॉरी, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू कितनी है, 200, कुल लट्ठों की संख्या मतलब कुल का योग। n कितना, यही तो पता करना है कितनी पंक्तियां हैं, है ना, डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इंटू ए माने 20, प्रथम पद 20 हो गया, n माइनस 1। डी की वैल्यू कितना दे रहा है, -1 है, -1 ये हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो दो तो यहाँ से कॉमन होगा नहीं, -1 अंदर जाएगा तो माइनस को ही चेंज करेगा, चिन्हों को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 400। यहाँ क्या बचा, n। तो 2 का गुणा 20 में कराओगे कितना हो जाएगा, 40 प्लस -1 को अंदर ले जाओ, n प्लस में है, प्लस माइनस -n, और 1 माइनस में है, ये भी माइनस, माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाता है, प्लस। जब चिन्ह दोनों एक ही प्रकार के रहेंगे तब प्लस होता है, जब दोनों अपोजिट हो जाते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ओके। तो भाई 400 बराबर n और तुम्हारा 40। अब इस प्लस को अंदर ले जाओ, प्लस माइनस देखो दोनों चिन्ह अपोजिट हैं और गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब -n और प्लस प्लस दोनों चिन्ह देखो एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, 400 इक्वल टू n को अंदर कर दो, 40n माइनस 1 मिनट, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। n को यहीं रखते हैं, 40 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 41 माइनस n। अब n को अंदर करेंगे, 400 तो 41 n माइनस n स्क्वायर। इस पूरे दोनों पदों को उठा के इधर कर देंगे तो माइनस वाली वैल्यू इधर प्लस में आ जाएगी और प्लस वाली वैल्यू इधर माइनस में आ जाएगी। तो n स्क्वायर माइनस 41 n और प्लस 400 बराबर 0। क्या ये जो लिखा हुआ है इसे पहचान रहे हो आप लोग, क्या है ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, द्विघात समीकरण। हमें क्या निकालना था, n की ही वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू इसी में तो छिपा हुआ है देखो। तो मतलब द्विघात समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो ठीक है, हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे सर, गुणनखंड विधि लगा दो या तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। अगर गुणनखंड विधि आसानी तरीके से लगा पा रहे हो तो लगा दो, श्रीधरा से लगा पा रहे हो तो उससे लगा दो। गुणनखंड में देखोगे तो -16 और -25 का गुणा कराओगे तो ये चीज़ सेट हो जाएगी। ठीक है, 400 एकम 400, इसको हम ब्रेक कर दें किस किस में एक तो 16 में और दूसरा तुम्हारा 25 में। इस 400 को हम तोड़ेंगे 16 में और 25 में, तो कितना, 6 5 11, 1 2 1 3 1 4, 41 आ गया। लेकिन माइनस में चाहिए इसलिए दोनों को क्या कर देना है, माइनस। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस खंड में आप इसे तोड़ सकते हो, अदरवाइज श्रीधराचार्य सूत्र लगा लो, दोनों विधि आपको पता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0।
ठीक। अब इन दोनों में से देखो n तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस यहाँ क्या बचेगा 16। ठीक है, इन दोनों में देखोगे क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर माइनस आना चाहिए, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लो और 25 माइनस कॉमन हो गया और 25 यहाँ से माइनस जा चुका है तो यहाँ पर प्लस बचा, प्लस हो गया। 25 भी जा चुका है तो सिर्फ n बचा तो n हो गया। यहाँ पर प्लस था, इसमें से हमने माइनस निकाला है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, माइनस। इसको तुम 25 गुणे 16 लिख सकते हो, तब जाके 400 बनेगा। तो 25 वही कॉमन हो गया है और यहाँ पर कितना होगा 16 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में एक पद तो ये है तुम्हारा और दूसरा पद ये है, इन दोनों पदों में देखोगे तो n माइनस 16 और n माइनस 16 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर एक बार 16 हो जाएगा और n बराबर एक बार 25 हो जाएगा। तो सर दो दो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है तो हम कौन सा लेके चलें, तो ठीक है चेक कर लेते हैं भैया कौन सा लेकर चला जाए। an वाले सूत्र से, क्योंकि एक बार अगर हम मान के चल रहे हैं कि n बराबर 16, यदि n बराबर 16 मतलब कि कुल 16 पंक्ति हैं, बिल्कुल लास्ट वाली पंक्ति 16वीं पंक्ति, तो उस कंडीशन में 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये देखना है हमें। n माइनस 1 इंटू डी ये तो हम यूज़ करेंगे। तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या मतलब 16वां पद, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये पहला पद 20, दूसरा पद 19, तीसरा पद 18, तो घटते जा रहा। तो बिल्कुल ऊपर वाला पद कितना हमने माना था n, तो अब n की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो 16 और दूसरा 25। तो 16 में देखेंगे अगर 16 है, 16 पंक्तियां हैं तो 16वीं पंक्ति में कितना लट्ठा आ रहा है, और अगर 25 पंक्ति बनी हुई है तो 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आ रहे हैं। तो उन दोनों में से आइडिया लग जाएगा। अगर किसी एक में भी लट्ठों की संख्या माइनस में आ गई तो इसका मतलब वो वाला इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या या तो 0 हो सकती है या तो धनात्मक होगी, है ना। ऐसा तो है ना कि 15वीं पंक्ति में -5 लट्ठे रखे हैं तो माइनस में लट्ठा रखा जा सकता है, नहीं। या तो कोई चीज़ है या तो नहीं है, और अगर है तो 10, 20, 50 में है। ऐसा तो नहीं कहोगे मेरे पास -3 पेन है या मेरे घर पे -3 लट्ठा रखा है, ऐसा तो कभी नहीं कहोगे। एक ही चीज़ कह सकते हो, या तो मेरे घर पे कोई लट्ठा नहीं है या तो मेरे घर पे 1 लट्ठा है, 2 लट्ठा है। बात समझ गए होगे। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर n की वैल्यू को हम एक बार 16 और एक बार 25 रख के चेक करेंगे। तो प्रथम पद कितना था 20, उसी श्रेणी में जो बना है ऊपर। ठीक है, n का मान हम कितना ले रहे हैं 16 -1, डी कितना है भाई -1। ठीक है, 20 प्लस ये कितना हो गया आपका हो गया ये 15 और ये कितना हो गया -1। तो 20 प्लस माइनस 15 तो कितना आ गया 4। इसका मतलब 16वीं पंक्ति में 4 लट्ठा रखा हुआ है। ये 16वां पद कितना है 4। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको मैं यहीं पर होल्ड करूंगा, यहीं पर रोक दूंगा। चलो, एक निष्कर्ष छोटा सा यहाँ पर आया है। अब हम मानेंगे कि n बराबर 25 यदि n बराबर 25, n की वैल्यू जब हम 25 लेंगे तो भाई an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 25 मतलब लट्ठों में जो पंक्तियां बन रही हैं कुल 25 पंक्ति बन गई हैं, तो क्या होगा। प्रथम पद कितना मतलब पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी। तो 20 प्लस 25 में से 1 गया 24 और -1, तो 20 प्लस माइनस -24 तो इक्वल टू कितना आ गया -4। तो क्या 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे संभव हैं, नहीं है। इसका मतलब ये वाला हमारा
गलत हो जाएगा और जो हमने 16 माना था ये हमारा सही होगा। यही एग्जैक्ट आंसर बनेगा। यही क्या बनेगा भाई? एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। अगर कारण लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब n बराबर 25 रखते हैं तो लट्ठों की संख्या 25वीं पंक्ति में -4 आ रहा है, इसलिए लट्ठों के पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकती। n बराबर 16 मतलब लट्ठों के पंक्तियों की संख्या 16 इसलिए है क्योंकि 16वीं पंक्ति में लट्ठों की कुल संख्या 4 हैं, जो कि संभव है। ठीक है। इस प्रकार से आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे 5.3 के लास्ट प्रश्न की तरफ और इसी प्रश्न के साथ ही चैप्टर आपका फिनिश भी होने वाला है। ओके, तो भाई यहाँ पर आप ओके ठीक है। तो देखो, इसमें कहा जा रहा है कि एक आलू दौड़ में, मतलब एक गेम है एक प्रकार से, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी है। इस बाल्टी से दूरी यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी? 5 सेंटीमीटर। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पहला आलू अगर यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, इसी तरीके से रखे गए हैं। कुल कितने आलू? 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। मतलब यहाँ से बालिका चलेगी, आलू के पास आएगी, इसको उठाएगी हाथ में, फिर लाके इसमें डाल देगी। ठीक है, डाल देती, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डाल देती है, तो ले जाके डाल देती है। ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। अब डालने के बाद यहाँ से दूसरे आलू की तरफ आएगी, फिर इस आलू को उठाएगी और बाल्टी में डालेगी। फिर यहाँ से तीसरे आलू की तरफ आएगी, ये है तीसरा आलू, फिर इसको ले जाके डालेगी। फिर यहाँ से चौथे आलू की तरफ आएगी, उसको उठाएगी और ले जाके इसमें डालेगी। फिर यहीं से पांचवें आलू की तरफ आएगी, उसको ले जाके डालेगी। फिर यहीं से छठवें आलू की तरफ, मतलब इसी तरीके से जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। आप ध्यान से देखोगे, हर एक आलू के लिए उसे एक बार बाल्टी के पास जाना पड़ रहा है और एक बार बाल्टी से आलू तक आना पड़ रहा है, मतलब डबल चक्कर लगाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ से आई 5 मीटर, आलू उठाया, फिर ले जाके वहां रखा। अब यहाँ से चल के अगले वाले के पास आएगी, अगले आलू के पास, और दूसरे आलू से अगला आलू 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 3। तो इस बाल्टी से देखोगे 5 और 3 कितना हो गया? 8। यहाँ से कितना? 8 आया, मतलब 8 मीटर चल के आई, फिर 8 मीटर वापस जाके उसने बाल्टी में डाला। तो इस प्रकार से इसे डबल मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब डबल बार जाना आना पड़ रहा है। एक बार गई फिर आई, ये चीज। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई बाल्टी में जब तक सभी आलू बाल्टी में न चले जाएं तब तक ये बच्ची लगातार दौड़ दौड़ के ले जाके आलू को उस बाल्टी में जमा कर रही है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इसे बताना है कि कुल एक कितना चली। जैसे पहले आलू के लिए अगर तुमसे पूछा जाए कितना चली होगी, तो
तुम बिल्कुल इजी तरीके से बता दोगे कि सर पहले आलू के लिए तो यहाँ से चल के यहाँ तक आई 5 मीटर इस दिशा में, फिर यहाँ से चल के यहाँ तक गई 5 मीटर बाल्टी की दिशा में। तो एक आलू को उठाने के लिए उसे 5 और 5 कितना चलना पड़ा, 10। दूसरे आलू को जब उठाना था, जब दूसरे आलू को उठाना था तो भाई इसमें पहले आलू को डालने के बाद दूसरे आलू के लिए यहाँ तक आई होगी, ये है ना दूसरा आलू, तो यहाँ तक आई, मतलब 5 और 3, तो 5 3 8। 1 मिनट रुकना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, चीज़ें सही हैं बस थोड़ा सा आगे पीछे की बात है। देखो पहला आलू यहाँ पर है, दूसरा आलू यहाँ पर है, तीसरा आलू यहाँ पर है, और तीसरा है, चौथा आलू यहाँ पर है, पांचवा आलू यहाँ पर है, छठवां यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से। तो पहले आलू के लिए यहाँ से दौड़कर यहाँ पर आई, इस दिशा में आलू को उठाया, ले जाके बाल्टी में डाल दिया। अभी बाल्टियाँ यहीं पर है क्योंकि इसमें डाल दिया है। अब फिर बाल्टी से दौड़ के वापस दूसरे आलू की तरफ आएगी, इस आलू के पास, और फिर यहाँ से वापस जाएगी, इस आलू में डालेगी। तो ये वाली दूरी कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 3, तो 8 मीटर आई ये और 8 मीटर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने आलूओं को रख रही है, 10 आलूओं को रख रही है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा पहले आलू की बाल्टी से दूरी, पहले आलू की बाल्टी से दूरी 5 मीटर। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी, तो पहला आलू हो गया, डाल दिया, फिर यहाँ से चल के आएगी दूसरे आलू की तरफ, तो 5 और 3, 5 3 8, कितना हो जाएगा भाई, 8 मीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसको अच्छे से मैं लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ, 5 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर, ये 5 और 3। ठीक है, इसी प्रकार से मैं कहूँगा तीसरे आलू के लिए, तो यहाँ तक तो भाई चल के आई थी 8, 3 इस बार और चलना पड़ेगा, तो 8 धन 3, 8 3 11 मीटर, इसी तरीके से इसे चलना पड़ रहा है। चौथे आलू को उठाना होगा, 3 मीटर और इसमें प्लस हो जाएगा 14। ठीक, इस प्रकार से ये भी बढ़ता जाएगा आलूओं की संख्या, कहाँ तक, 10 तक। अच्छा ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, जो चित्र में बना हुआ है इसको दिमाग में आपको रख के चलना है। तो पहले आलू के लिए जो दौड़ना पड़ा उसको कितनी दूरी दौड़नी पड़ी भाई, 5 मीटर। दूसरे आलू के लिए कितना दौड़ना पड़ा, 5 3 8 मीटर। तीसरे आलू के लिए 11 मीटर। चौथे के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, 14। इसी प्रकार से कितने आलू, 10, मतलब कितने पद हो गए, 10। क्या ये समांतर श्रेणी है, 5 3 8 3 11 3 14 3 17, हाँ ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ओके। तो एक चीज गौर से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर तो हमने इस साइड वाला लिख लिया आलू तक जाने का, लेकिन इसे वापस भी चल के जाना पड़ा, वापस भी चल के जाना पड़ा था। तो इसका मतलब हुआ कि जो दूरी चली गई, पहले आलू को उठाना और फिर ले जाके बाल्टी में डालना, तो 5 मीटर आलू की तरफ आना और 5 मीटर ही बाल्टी की तरफ जाना। तो इसका मतलब 5 मीटर 2 बार चला गया, तो 2 गुणे 5, ये पहला पद होगा। पहले आलू के लिए चली गई कुल दूरी, पहले आलू के लिए चली गई कुल दूरी
अब ध्यान से देखना, पहले आलू के लिए यहां से चलना शुरू किया गया। पहले आलू के लिए आलू को उठा लिया गया, ले आके बाल्टी में डाल दिया गया। तो एक बार 5 मीटर इधर, फिर 5 मीटर इधर, ठीक है। तो 2 बार चलना पड़ा, इसलिए 5 और 5 कितने हो गए, 10, ठीक है। अब दूसरे आलू के लिए 8 मीटर जाना पड़ा, फिर 8 मीटर वापस बाल्टी तक आना पड़ा। इसका मतलब 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो मैं लिख रहा हूँ 2 गुणे 8। 8 + 8 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 2 गुणे 8 ही लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से अगले आलू के लिए 2 गुणे 11। एक बार 11 मीटर जाना होगा, फिर उठा के बाल्टी तक 11 मीटर आना होगा। इसी प्रकार अगले वाले के लिए भाई 2 गुणे 14। इसी प्रकार से कितने पद कुल हैं, 10 पद। तो सभी पदों का योग बताना है, तब तो पता चल जाएगा कितनी दूरी उसको चलनी पड़ी है, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिखता हूं 2 गुणे 5, क्योंकि अब योग करना होगा, कुल दूरी निकालना है। 2 गुणे 8 धन 2 गुणे 11 धन 2 गुणे 14 धन, इसी तरीके से कुल कितने पद होंगे, 10 पद होंगे। तो सभी पदों में 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। हाँ, कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या बचेगा 8, अगले वाले में क्या बचेगा 11। इसी तरीके से कुल कितने पद, 10 पद, ठीक है। क्यों 10 पद, क्योंकि प्रश्न को पढ़ोगे तो इन्होंने कहा है कि 10 आलू रखे हैं। जब 10 आलू है तो हमको कितनी बार दौड़ना पड़ेगा, हमें जाना है आना है, हर आलू के लिए एक बार जाना है एक बार आना है, तो कुल 10 बार हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। इसका मतलब इसका योग अगर हम निकाल दें और उसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे यस एन, अब बगल में मैं कर रहा हूं, तुम नीचे करना। यस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। यस एन तो निकालना ही है, एन की वैल्यू कितनी है 10, 10/2, 2 इंटू ए कितना है 5, एन कितना है 10 - 1, डी का मान कितना हो जाएगा 3। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, कितना आ गया भाई 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 × 3 = 27। 5 गुणे 27, 10 कितना हो जाएगा 37, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15, 15 16 17 18, 185 आ गया। तो इस पूरे 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 185, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करा दो, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7 हाथ लागे 1, 2 1 कम 2 1 3, तो कितना आ गया 370 मीटर है। तो मीटर तो कुल जो है इनको 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का मैं सारांश डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के आधार पर, रिवीजन के तौर पर। उसके बाद अगला चैप्टर आपका शायद त्रिभुज है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, हाँ त्रिभुज ही है। तो अगला चैप्टर हम त्रिभुज डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।